जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों, आज हम लोग संविधान सभा के क्लास को आगे बढ़ाते हुए, हमारा संविधान सभा तो हो गया था, लेकिन उसी को आगे बढ़ाते हुए संविधान सभा के द्वारा बाहर के दोस्तों जितने भी हमने प्रावधानों को अपने संविधान में ग्रहण किया, तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और इसी टॉपिक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि हमारे जो चैप्टर का नाम है वह है संविधान के प्रमुख स्रोत, है ना। जो सोर्सेज हैं जिन्होंने हमारे संविधान में शामिल होकर के एक प्रावधान का रूप लिया, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आप देखिए लगातार पूछे जाते हैं, और जब पूछे जाते हैं तो हमें पढ़ना भी पड़ेगा। और इसी क्रम में दोस्तों हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझ भी लेते हैं कि क्या है मामला है और कैसे क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कुछ फैक्ट, वो आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो हमारा जो संविधान सभा था, संविधान सभा किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि जितने भी लोग मिल करके, जो हमारे महापुरुष थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, तो जिन्होंने मिल करके संविधान बनाया, उनके ग्रुप को संविधान सभा कहते हैं। तो ये तो आपको पता होगा, उन्होंने मिल करके, हमने जाना था कि कुल 389 लोग स्टार्टिंग में 389 जो थे वह पहले तैयार किए गए, और बाद में फिर जब भारत का विभाजन हो गया और एक नया देश जब पाकिस्तान के रूप में स्थापित हुआ, तो 299 सदस्य हमारे संविधान सभा में रह गए थे। और जब संविधान बन करके फाइनली तैयार हुआ, तो लास्ट टाइम 284 लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किया, तो उनके पूरे ग्रुप को हम लोग संविधान सभा कहते हैं। लेकिन यह जो संविधान सभा है हमारी, आपको पता होगा कि उन्होंने समितियों के रूप में काम किया, है ना। मतलब मैंने आपको बताया था ये सब, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली क्लास में जाकर के आप देख सकते हैं, और काफ़ी आसान शब्दों में मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाने का प्रयास किया था। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप निसंकोच आप पूछ लेना देखने के बाद। अब जो मैं बता रहा हूँ वो ये कि जब हमारी संविधान सभा संविधान को निर्मित कर रही थी, जब बना रही थी, तो संविधान बनाने के क्रम में केवल ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ नया तरीके से अपने आप से प्रयोग करके हमने प्रावधान को इकट्ठा किया, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने क्या किया, जो बाहर के उस टाइम जितने भी देश थे जिनके पास संविधान उपलब्ध थे, उन संविधानों को पहले हमने ऑब्जर्व किया, पढ़ा, उनकी व्यवस्था को समझा, और उसके बाद जो प्रावधान हमारे संविधान के लिए अनुकूल थे उनको हमने ग्रहण किया। कुछ कॉपी पेस्ट भी किया, कुछ उसमें परिवर्तित करके भी शामिल किया। तो इस तरीके से दोस्तों हमने बाहर से बहुत सारे प्रावधानों को ग्रहण किया। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि 80% तक हमारे संविधान में चीज़ों को बाहर से ग्रहण किया गया है ना, लगभग 80%। तो आपसे ये परसेंटेज तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जाएगा कि जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, उनमें 3 चीज़ें बाहर की होंगी, 1 चीज़ें ब्रिटेन की होंगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको पहले बताऊंगा और उसके बाद तो फिर आपको याद हो जाएगा। क्लास को आप पूरा देखेंगे, मैक्सिमम चीज़ मैं आपको यहीं पर याद करवा दूंगा, ठीक है। देखिए, जब हमारे संविधान सभा के मेंबर संविधान बना रहे थे, तो दोस्तों उन्होंने 60 देशों का, कितने देशों का, 60 देशों का संविधान ऑब्जर्व किया, पढ़ा था, 60 देशों का, ठीक है ना। 60 देशों के संविधान को पढ़ा। लेकिन मैं आपको यह बताऊं कि भारत शासन अधिनियम 1935 कंटिन्यू था। जब हमारा संविधान बन रहा था उस क्रम में आपको पता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 लागू था। सर समझ नहीं आया, फिर से बताइए। तो मैं बता रहा हूं ये कि देखिए, हमारा जो देश आजाद हुआ वह 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, और हमारा संविधान जो बन करके कंप्लीट हुआ, बन करके क्या जो लागू हुआ, उस डेट को हम लेते हैं तो 26 जनवरी 1950 का दिन है। तो भाई इस बीच में जो 2-2.5 साल या 3 साल का जो समय है, इसमें शासन व्यवस्था कैसे चली? तो उसमें शासन व्यवस्था चली 1935 के एक्ट से। 1935 के अंग्रेजों द्वारा जो भारत शासन अधिनियम 1935 का एक्ट लाया गया था भारत पर शासन करने के लिए। लेकिन आपको पता है कि इसके बाद 12 साल तक ही वो शासन कर पाए। लेकिन उनका जो व्यवस्था बनाया गया था, जो उनका स्ट्रक्चर था, जैसे कि संघीय न्यायपालिका हो गई, सुप्रीम कोर्ट, राज्यपाल हो गए, ये सब सारी चीजें इन्होंने, निर्वाचन आयोग वगैरह, इसी एक्ट में ही स्थापित कर दिया था। और कभी भी आपसे पूछा जाए कि हमारे संविधान में सबसे ज्यादा चीजें कहां से ली गई हैं, तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 ही है। ये भी आप ध्यान रखना है, भारत शासन अधिनियम 1935 से ही हमने मैक्सिमम चीजें ली हैं। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 60 देशों का संविधान हमने पढ़ा, और उसमें से भारत शासन अधिनियम 1935 जो हमारे यहाँ लागू था, उसमें हमने कई सारी चीजें तो एज इट इज ले ली, बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ 75% तो हमने यहीं से, 70 से 75% हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही कॉपी कर लिया, और बाकी चीजें जो 60 देशों का संविधान हमने पढ़ा वहां से लिया। तो उम्मीद करता हूं मैंने इतना बताया आपको, 2 बार 3 बार रिपीट करके बताया, तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फैक्ट की ओर। चलिए एक बार देख लेते हैं संविधान के स्रोत। हमारे चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान का निर्माण। लगभग 60 देशों के संविधान के अध्ययन के
उपरांत किया गया। अतः कई विभिन्न देशों के प्रमुख प्रावधानों को हमने अपने अनुकूल भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है ना, हमने अपने मतलब संविधान में शामिल कर लिया था। क्लियर है? अच्छा, कई बार भारतीय संविधान पर यह आरोप लगता है दोस्तों कि हमारा जो संविधान है वह जैसे बाहर से चुराया हुआ संविधान है या भारत को कॉपी पेस्ट का संविधान बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमने जरूर अपने संविधान में बहुत सारी प्रावधानों को बाहर से ग्रहण किया, लेकिन हमने अपने अनुकूल उस पर हमने एज इट इज, जैसे आप संसदीय प्रणाली आप देखेंगे तो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली अलग है, हमारी संसदीय प्रणाली अलग है, काफी सिमिलर है, लेकिन एकदम एज इट इज वैसा का वैसा ही नहीं है, बल्कि हमने क्या किया, उसमें बहुत कुछ चेंज किया है अपने अनुकूल, क्योंकि हमारी परिस्थितियां अलग थी, हमारी पूरी की पूरी कल्चर, संस्कृति, विविधता है ना, जो हमारे उस टाइम जो शिक्षा का स्तर था, हम लोग अंग्रेजों से बहुत पीटे हुए लोग थे, तो हमें अपने समाज के, अपने देश के, अपने कल्चर के अनुसार संविधान बनाना था, इसलिए हमने बहुत काट छांट किया। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि भारत का संविधान तो बाहर से ऐसे ही कॉपी पेस्ट है, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजों को हमने बिल्कुल उसमें तोड़ मरोड़ करके अपने अनुकूल बनाया, उसके बाद उसको ग्रहण किया। ठीक है, भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो कभी भी आपसे पूछे कि कहां से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 को पहली प्रायोरिटी देंगे। अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं है तब आपको ब्रिटेन बताना है, ब्रिटेन पहली प्रायोरिटी इसको, और अगर देश पूछेगा तो ब्रिटेन। ये आप दो चीजें आप ध्यान रखेंगे, पहली प्रायोरिटी भारत शासन अधिनियम 1935 और उसके बाद फिर ब्रिटेन। प्रमुख अनुग्रहित प्रावधान निम्नलिखित है, आगे हैं तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हमने लिया है। तो सबसे पहले तो भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम का अगर आप एक्ट पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पे जल्दी ही आपको पढ़ाऊंगा कि स्वतंत्रता के पहले जितने एक्ट थे, लेकिन अभी मैं आपको बताने लग जाऊंगा ना भारत के स्वतंत्रता के पहले के जो अंग्रेजों ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू किया और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक, इस बीच में उन्होंने बहुत सारे एक्ट पारित किए, जिसमें कुछ फेमस हैं, जैसे 1909 का मार्लेमेंटो एक्ट है, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट है, 1935 का भारत शासन अधिनियम है। तो यहां से प्रावधान बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो अगर मैं अभी आपको ये बताने लग जाऊंगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा और काफी निरस सा लगेगा। तो पहले आप एक बार पॉलिटी समझ लीजिए, जनरली उसको पहले पढ़ाया जाता है, लेकिन मेरा ऐसा तरीका है कि मैं उसको थोड़ा बाद में पढ़ाता हूं, क्योंकि जब मैं आपको कहूंगा कि 1861 के एक्ट से राष्ट्रपति का अध्यादेश लिया गया है, तो आपको यही नहीं पता होगा कि अध्यादेश क्या है ना, तो फिर वो बेकार हो जाएगा। और इसलिए पहले हम लोग ये सब पढ़ लेंगे, उसके बाद स्वतंत्रता के पहले के जो इंपॉर्टेंट एक्ट होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे जरूर, लेकिन थोड़ा चीजों को आप समझ लीजिए, पॉलिटी के स्ट्रक्चर को समझ लेंगे। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए दोस्तों, एक बात है, मेरे पढ़ाने का तरीका ये होता है कि मैं सबका कॉपी नहीं करूंगा, मतलब ऐसे जो मार्केट में या यूट्यूब की दुनिया में जैसा जो चल रहा है अभी कि केवल कंटेंट क्रिएटर, टीचर जो हैं वो कंटेंट क्रिएटर बन करके रह गए हैं, उन्हें केवल और केवल बीच में मतलब ऐसा मसाला ठूसना है, ऐसा हंसी मजाक करना है कि बस स्टूडेंट हमारे चैनल को छोड़ करके ना जाएं, उन्हें मजा भी आता रहे, और इसलिए आपके सोचने विचारने की गहराई लुप्त हो चुकी है, यकीन मानिए, क्योंकि आपको चीजों को मजा आना चाहिए, है ना। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें जो हमारे लगातार किसी टॉपिक को समझने का एक मतलब एक तरीके से एकाग्रता का दर है वो मात्र 8 सेकंड रह गया है। हम जैसे एक एवरेज जो भारतीय हैं वो 8 सेकंड से ज्यादा एकाग्रता नहीं रख पा रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि हम तुरंत जैसे ही मजा नहीं आता तो हम स्किप करके कुछ किसी और मजे की ओर जाते हैं, फिर स्किप करके किसी और मजे की ओर जाते हैं। हम केवल और केवल अपने दिमाग को प्लेजर ही देते हैं, और इसीलिए हमारे सोचने विचारने की क्षमता खत्म हो चुकी है। और हम केवल और केवल, अब देखिए वही जो टीचर हैं, अब वास्तव में जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो लुप्त हो चुके हैं, और यूट्यूब पर केवल और केवल आपको सेलिब्रिटी दिखाई देंगे जिनके चारों तरफ कैमरा होगा। ऐसा नहीं कि मैं किसी सक्सेस टीचर को देख करके ईर्ष्या कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीचर का सम्मान होना चाहिए, लेकिन टीचर के कंटेंट में दम भी होना चाहिए और पढ़ाने के बताने में भी दम होना चाहिए, मैं ये मानता हूं, है ना। टीचर वो अच्छा है चाहे व्यू आए या ना आए, लेकिन किसी जटिल टॉपिक को आसानी से डिलीवर करके वो समझा दे। मनोरंजन जरूरी है, मनोरंजन की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। पढ़ाई में मनोरंजन बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ाई को केवल मनोरंजन नहीं बना देना चाहिए, है ना। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं आपको वो बताऊं, क्योंकि एक लंबे टीचिंग का अनुभव है। मैं 2017 से लगातार पढ़ा रहा हूं। ऑफलाइन की क्लासेस मैं लंबे समय से ले रहा हूं, ऑनलाइन पे अभी एक नया मतलब मेरा ये है ना, अभी कुछ टाइम से ही मैं आया हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कितना भाग दौड़ है, कितना ज्यादा लोग पढ़ाई को एकदम क्या ही बना दिए हैं, और इसीलिए स्टूडेंट लगातार उस गिरफ्त में रहते हैं, है ना। अगर मैं अभी कोई जटिल मुद्दा बताने लगूंगा तो आप स्किप करके
अगले वीडियो की ओर चले जाएंगे। लेकिन मेरा तरीका यही होगा, मैं पढ़ाई को मनोरंजन नहीं बना सकता। हाँ, ये जरूर है कि पढ़ाई को इंटरेस्टेड बनाने के लिए, थोड़ा मजेदार बनाने के लिए क्रिएटिविटी होनी चाहिए उसमें, है ना। लेकिन फुहड़ता, अश्लीलता, मैंने अभी एक टीचर को देखा, पता नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, चलते हुए वीडियो पर, यूट्यूब पर वो किसी मैडम को प्रपोज कर रहे हैं। तो ये बताइए कहाँ तक जायज है। शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल ही एकदम इसकी धज्जियां उड़ा चुके हैं लोग। खैर, बाकी जो अच्छे टीचर हैं उनको नमस्ते है, नमस्कार है, सलाम है, और उनको होना भी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत शासन अधिनियम 1935, तो मैं आपको इतना इसलिए बताया क्योंकि ये सब एक्ट हम लोग समझेंगे ना, आगे समझेंगे। अभी मैं पहले आपको बताने लगूंगा तो आप बोर हो जाएंगे। भारत शासन अधिनियम 1935, संघीय तंत्र, जो संघीय तंत्र है, संघीय तंत्र क्या होता है, जहां पे 2 स्तर की सरकार होती है उसको संघीय तंत्र कहते हैं, संघात्मक व्यवस्था जो होती है। तो ये भी हमने भारत शासन अधिनियम, अभी इसको थोड़ा रट लीजिए आप, 1935 का एक्ट है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो संघीय व्यवस्था जहां पे 2 स्तर की सरकार होती है या 2 से ज्यादा स्तर की सरकार होती है, जैसे केंद्र और राज्य, तो ये रूप हमने 1935 के एक्ट से ही ग्रहण किया। राज्यपाल का कार्यालय, मतलब कुल मिलाकर के राज्यपाल का पद कह लीजिए, है ना। तो राज्यपाल को गवर्नर कहते हैं, वैसे गवर्नर का पद होगा तो गड़बड़ होगा, इसलिए इसको राज्यपाल का कार्यालय बोलते हैं। वैसे राज्यपाल का पद जो है वह आप याद कर लेंगे, लेकिन लिखा होगा कार्यालय, क्योंकि राज्यपाल को गवर्नर कहते हैं और गवर्नर तो हमारे यहाँ बहुत पहले से ही था, है ना, इसलिए राज्यपाल का कार्यालय बोलते हैं। ये भी हमने कहां से लिया है, 1935 के एक्ट से। याद कर लेना है आपको। हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है, संघीय सुप्रीम कोर्ट, वैसे सुप्रीम कोर्ट पहली बार कलकत्ता में 1774 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत स्थापित हुआ था, तो वो आप आगे पढ़ेंगे ना। लेकिन जो संघीय हमारी न्यायपालिका, अभी जो सुप्रीम कोर्ट है, ये न्यायपालिका भारत शासन अधिनियम 1935 से ही है। लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी है दोस्तों, ये भी आपको पता है। आपातकालीन उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण, तो देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, बिल्कुल स्पष्ट, जो नहीं बताया जाता और मैक्सिमम किताब में भी गलत है। यकीन मानिए, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी के एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। ये मैं ऐसा नहीं है कि अपने ऊपर घमंड है, बल्कि पॉलिटी को लेकर के मैं काफी कॉन्फिडेंट रहता हूं, है ना। तो ये क्या है, ये मामला थोड़ा ध्यान से कॉन्शियस होकर के आप सुनिए। आपातकालीन उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण, तो दोस्तों ये जो आपातकालीन उपबंध है, ये बता दिया जाता है जर्मनी से लिया गया है, ऐसा नहीं है। एग्जाम में भी, 1-2 बोर्ड में भी ऐसा है कि वो आपातकालीन उपबंध बता देते हैं जर्मनी से। वास्तव में ये क्या मामला है कि आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार निलंबित हो जाता है, उसका प्रावधान हमने जर्मनी से लिया है। आपातकाल लगाने का प्रावधान 1935 का एक्ट ही याद रखेंगे आप, कभी नहीं भूलेंगे, है ना। अगर ये नहीं है तब आप जर्मनी बताएंगे, तो सर हमने जर्मनी पढ़ा है, जर्मनी से, ये तो जर्मनी से लग रहा है, जर्मनी से, ये गलत है। जर्मनी से आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार का निलंबन होता है वो, लेकिन वो लिखते अब केवल आपातकाल ही जर्मनी से, तो कोई बात नहीं है, बोर्ड भी सही मानता है, क्योंकि सब वही रट्टाफिकेशन वाला मामला है, सब यही रट रहे हैं, किताबें वही दे रही हैं, है ना। तो कोई बात नहीं है, आप आपातकालीन उपबंध पहली प्रायोरिटी आप 1935 के एक्ट को देंगे, और अगर ये नहीं होगा तब आप जर्मनी को टिक करेंगे। लेकिन जर्मनी को कब प्रायोरिटी देंगे, जब लिखा होगा कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन का संविधान, अब देखते हैं हम लोग ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो मैं आपको पहले बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को, तो फिर ये बहुत सारी चीजें ऐसे ही याद हो जाएंगी। देखिए 1935 का जब एक्ट आया था तो ब्रिटेन ने जो जो व्यवस्थाएं लागू की, है ना, उनमें उन्होंने क्या किया, एक संसदीय प्रणाली बनाया बढ़िया सा। संसदीय प्रणाली क्या होता है, ऐसा मत सोचिए कि जहां पे संसद होता है वो संसदीय प्रणाली है, बिल्कुल भी नहीं। संसदीय प्रणाली का अर्थ होता है कि एक वास्तविक सरकार हो और एक नाम मात्र का सरकार हो। एक वास्तविक सरकार जहां पे दो सरकारें होती हैं पैरेलल, एक वास्तविक हो, एक नाम मात्र हो। जैसे हमारे यहाँ अभी एक वास्तविक कौन है, प्रधानमंत्री, नाम मात्र कौन है, राष्ट्रपति, औपचारिक भी कहते हैं या नाम मात्र कहते हैं। तो ये दोनों के दोनों एक साथ सर्वाइव करते हैं हमारे यहाँ। एक ओरिजिनल होता है और एक केवल नाम मात्र का होता है। तो जो ओरिजिनल है, जो वास्तविक पावर रखता है, वो प्रधानमंत्री है। तो ये व्यवस्था जो होती है इसको संसदीय प्रणाली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, संसदीय प्रणाली कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमेशा उसकी सरकार बनेगी जिसकी बहुमत होगी, जबकि अध्यक्ष, इसके विपरीत जो अध्यक्षीय प्रणाली है उसमें बहुमत से सरकार नहीं बनती, सरकार का चुनाव डायरेक्ट जनता करती है। बात समझ आ रहा है आपको। यहां पर क्या होता है कि कभी भी वास्तविक सरकार को हम डायरेक्ट नहीं चुनते हैं, है ना। तो ये संसदीय प्रणाली कहते हैं। तो जितने भी हमारे संसदीय प्रणाली से या संसद में कानून बनाने की व्यवस्था से संबंधित होगा, वो सारी चीजें हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से।
ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि संविधान, जो संविधान है, संविधान का शासन अगर आपसे पूछा जाए, विधि का शासन जिसे बोलते हैं, तो विधि का शासन हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से, ब्रिटेन से। इसके अलावा संसदीय प्रणाली हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। इसके अलावा प्रधानमंत्री का पद कभी भी आपसे पूछा नहीं जाता, प्रधानमंत्री का पद नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर प्रधानमंत्री का पद पूछे तब भी आप क्या बताएंगे? ब्रिटेन से। इसमें प्रधानमंत्री का पद नहीं लिखा हुआ है, जनरली नहीं लिखा होता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री वाली प्रणाली है, प्रधानमंत्री प्रणाली या मंत्रिमंडल प्रणाली बोलते हैं, तो ये भी आप ब्रिटेन से बताएंगे, ठीक है। संसदीय प्रणाली, संसदीय शासन, ब्रिटेन से। विधि का शासन यानी कि कानून का शासन, है ना। अब यहीं पर अगर लिखा होगा कि जो ये संसदीय प्रणाली है, अगर ये लिखा होगा संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का शासन या विधि का शासन और संविधान की सर्वोच्चता में अंतर है। अगर संविधान की सर्वोच्चता होगा तो फिर वो अमेरिका हो जाएगा। आप कहेंगे सर ब्रिटेन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है और इसलिए ब्रिटेन में संविधान सर्वोच्च नहीं है। ब्रिटेन में सर्वोच्च कौन है? संसद। संसद ने जो कानून बनाना है बना दिया, अभी उसको कैंसिल करना है कर लिया। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है, संसद संविधान के कुछ पार्ट को चेंज ही नहीं कर सकती। तो हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ है संविधान की सर्वोच्चता। ब्रिटेन में संविधान की सर्वोच्चता नहीं है। ब्रिटेन में सर्वोच्च कौन है? संसद है। कभी भी ब्रिटेन में सर्वोच्च कौन है? संविधान नहीं बताएंगे आप, लेकिन वहां पे कानून का शासन है। शासन हमेशा कानून का होगा, कानून के द्वारा ही शासित किया जाएगा, किसी राजा की मर्जी से नहीं चलेगा। लेकिन संविधान सर्वोच्च नहीं होगा। सर्वोच्च कौन होगा? संसद। संविधान के सारे आर्टिकल को चेंज किया जा सकता है वहां पे, डायरेक्ट लिखित तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही प्रावधान तैरते रहते हैं वहां पे, समझ लीजिए, चलते रहते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं। तो ये अंतर है जहां कंफ्यूजन होता है। तो विधि का शासन ब्रिटेन से, लेकिन संविधान की सर्वोच्चता ब्रिटेन से। संविधान सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है अमेरिका में। क्यों संविधान सर्वोच्च है वहां पे? क्योंकि वहां पे न्यायपालिका ने वहां पे बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया, और वही चीज हमने, हमारी न्यायपालिका ने केशवानंद भारती केस में कॉपी कर लिया। और इसलिए कभी भी आपसे पूछे कि जो न्यायपालिका का पुनरावलोकन है, तो वो भी अमेरिका का हो जाएगा। क्लियर है? विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया भी कहां से है? जितने भी कानून बनाने की तरीके हैं, संविधान में जो कानून बनाने के तरीके होते हैं, वो भी हमने कहां से लिया है? विधायी प्रक्रिया किसे बोलते हैं? जो संसद में कानून बनाने का तरीका है, तो वो हमने कहां से लिया है? वो हमने लिया है ब्रिटेन से। क्लियर है? एकल नागरिकता, आपको पता है जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ऐसे कई सारे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी दोहरी नागरिकता है, लेकिन हमारे यहां एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का दो अर्थ होता है, एकल नागरिकता का दो अर्थ होता है, और हमारे यहां दोनों ही मामले में एकल नागरिकता है। एक तो एक ही देश में दो नागरिकता नहीं होगी, मतलब राज्य की नागरिकता और केंद्र की नागरिकता, तो हमारे यहाँ एक ही नागरिकता है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा एक देश के साथ रहते हुए, नागरिकता रहते हुए अब दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकते, तो नागरिकता का ये दूसरा अर्थ है। लेकिन हमारे यहाँ दोनों ही मामले में एकल नागरिकता है। एक ही देश में एक ही नागरिकता है, केवल भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, किसी राज्य के द्वारा नागरिकता नहीं दी जाती। और दूसरा, भारत की नागरिकता रहते हुए आप किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकते, ऐसा हमारा आर्टिकल नंबर 9 साफ साफ कहता है। ठीक है, तो एकल नागरिकता। ठीक है, इसके अलावा संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार, सांसदों को कुछ विशेष अधिकार होते हैं। मैंने आपको बताया था ना, संसद सबसे बड़ा है कहां पे? ब्रिटेन में। तो संसद को बहुत सारे अधिकार, हमारे यहां तो फिर भी बहुत कम अधिकार हैं। ब्रिटेन में जो सांसद लोग हैं उनको बहुत तरह के विशेषाधिकार होते हैं। इनफैक्ट सांसदों को इतना अधिकार होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं ब्रिटेन में। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, ब्रिटेन में जो संसद के सदस्य होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी बैठते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वहां की। तो वहां पे संसद बहुत पावरफुल है ब्रिटेन में, संसद की सर्वोच्चता है वहां पे, संविधान की सर्वोच्चता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो हमने वहां से कॉपी करके अपने सांसदों को विशेषाधिकार दिया। आर्टिकल नंबर 105 कहता है कि हमारे यहाँ के सांसदों को बहुत तरह के विशेषाधिकार होंगे, और उसका पूरा विवरण दिया हुआ है ना। जैसे कि जब सेशन चल रहा हो आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, जब सेशन चल रहा है तो सांसद खुल करके अपनी बात रख सकते हैं, उनके खिलाफ मानहानि केस नहीं हो सकता। हाँ, उसमें कुछ जरूर प्रतिबंधित किया गया है, तो ये सब आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सांसदों को बहुत तरह के विशेषाधिकार होते हैं जो बाकी लोगों से उन्हें विशेष बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ब्रिटेन की तरह बहुत ज़्यादा विशेष नहीं बना दिया गया। बात समझ आ रहा है? इसलिए अगर कभी आपसे पूछा जाए संसदीय विशेषाधिकार, तो ये भी आप बताएंगे ब्रिटेन के संविधान से। द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था हमने, द्विसदनीय का मतलब होता है जहाँ पे संसद के दो हाउस हों, लोकसभा और राज्यसभा। ये भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। परमाधिकार लेख, ये क्या होता है? आपको पता है कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 32 है वो 5 प्रकार के रिट या लेख कहते हैं, इंग्लिश में उसे रिट कहते हैं, तो रिट के नाम से ही वो फेमस है।
लेकिन उसे हिंदी में लेख कहते हैं। तो 5 प्रकार के लेख होते हैं। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। फिर परमादेश है, फिर अधिकार प्रेक्षा है, उत्प्रेषण है, और बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार प्रेक्षा, ऐसे 5 रीट हैं। 226 के तहत हाई कोर्ट को और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को। तो उन्हीं में से एक रीट आता है परमाधिकार लेख, परमाधिकार लेख। और ये कहाँ से लिया गया है? ये भी ब्रिटेन से लिया गया है, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, ब्रिटेन से एक पद और भी है जो आप लिख लेंगे यहाँ पे, महान्यायवादी, महान्यायवादी का पद ये छूट गया है। यहाँ पे महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल है, आपको पता है आर्टिकल नंबर 76 जो है 76, इसमें बताया गया है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो ये भी हमने ब्रिटेन से ही लिया हुआ है, ठीक है। अब अमेरिका का देख लेते हैं। प्रस्तावना का विचार। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, प्रस्तावना का विचार पूछा जाएगा तो आप अमेरिका बताएंगे। और मैंने आपको जब संविधान सभा पढ़ाया था तो बताया था, बहुत अच्छे से बताया था कि प्रस्तावना हमारे संविधान में भी होना चाहिए। ऐसा नेहरू जी ने कहा, जैसे अमेरिका में प्रस्तावना है अमेरिका के संविधान में, ऐसे हमारे संविधान में भी प्रस्तावना होनी चाहिए। और 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने प्रस्ताव ला करके रख दिया जिसमें 8 पॉइंट थे, है ना। और उसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन ध्यान रखना है आपको, प्रस्तावना हमने अमेरिका का कॉपी नहीं किया, प्रस्तावना हमने कहां से कॉपी किया? ऑस्ट्रेलिया से। इसलिए यहां पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछा जाएगा आपसे कि प्रस्तावना किस देश से लिया गया है तो आप बताएंगे अमेरिका से। लेकिन प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। अब यहाँ पे अगर मूल अधिकार पूछा जाएगा तो हम लिए हैं अमेरिका से। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा कि दुनिया में पहली बार मूल अधिकार किसे दिया गया, किस देश के नागरिकों को दिया गया, तो आप ब्रिटेन बताएंगे। लेकिन हमने जो मूल अधिकार लिया, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में लिखित तौर पे, गारंटेड तौर पे मूल अधिकार स्थापित किया गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, है ना, वहां पर मैंने आपको बताया ना, ब्रिटेन में न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए कभी भी आपको न्यायपालिका की स्वतंत्रता में ब्रिटेन भूल के भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन में न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि वहां के संसद के मेंबर भी न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट में जाके बैठते हैं। और इसलिए कभी भी ब्रिटेन में न्यायपालिका स्वतंत्र है उस ओर आप सोचेंगे भी नहीं। और जब वहां नहीं है तो अमेरिका की ओर होगा। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, क्योंकि अमेरिका में क्या है कि शक्तियों का बिल्कुल स्पष्ट पृथक्करण है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जहां पे शक्तियों का बिल्कुल स्पष्ट पृथक्करण होता है, उस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? उस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं अध्यक्षात्मक प्रणाली, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो विधायिका, कार्यपालिका, ये सब क्या होता है आगे आप समझेंगे। अभी आप बस सुन करके जितना याद हो याद कर लीजिए, है ना। ये सब याद करने वाली चीजें हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आप एग्जाम में भूले ना, इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूं। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी अमेरिका में, न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है अमेरिका में। और हमारे यहाँ न्यायपालिका वहीं से लिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ फिर भी न्यायपालिका पूरी तरीके से स्वतंत्र उस तरीके से नहीं है जैसा कि अमेरिका में है। ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, ये भी न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत ये क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था, संसद ने कानून सही बनाया है या गलत बनाया है, संविधान सम्मत बनाया है या उसके खिलाफ बनाया है, तो ये जांच करने की जो शक्ति है वो न्यायपालिका की है, और इसी को न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहते हैं। तो ये भी हमने अमेरिका से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। ये भी आप याद कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति का पद कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, क्योंकि राष्ट्रपति का पद वैसे नहीं पूछा जाता कि राष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है। वो पूछा जाएगा आपसे कि राष्ट्र, अगर पूछ लिया कभी भी तो कंफ्यूजन होता है। आयरलैंड भी हो सकता है और ब्रिटेन भी हो सकता है, लेकिन ब्रिटेन गलत होगा। क्यों गलत होगा? मतलब मैंने देखा है कई सारे वहाँ पे ब्रिटेन को मान लेते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ब्रिटेन में जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत है, और इसलिए उसे गणतंत्र नहीं मानते। हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है वह भैया निर्वाचित होता है, भले ही इनडायरेक्ट निर्वाचित होता है। तो हमारे यहाँ गणतंत्र है, और इसलिए हम ये नहीं मानेंगे कि ब्रिटेन से लिया गया है। कई किताबों में लिखा हुआ है, आप देखिए कि राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। हाँ, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है, निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आयरलैंड बताएंगे, आयरलैंड। क्लियर है? तो लेकिन उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाया जाना चाहिए। जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं,
उनको उनके पद से हटाए जाने की व्यवस्था, यानी जो महाभियोग है, महाभियोग, वैसे कि जजों को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं करते, लेकिन आप याद कर लेंगे इसको। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग हो या सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जजों के हटाने की बात हो, ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड के संविधान से हमने कई सारी चीज़ें ली है, जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, अभी मैंने आपको बताया था, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन, नामांकन, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा, नामांकन मतलब आपको पता है कि 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। कहाँ पे? राज्यसभा में। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये व्यवस्था हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। लेकिन ध्यान से सुनिए, कान खोल करके सुनिए। क्यों? क्योंकि कन्फ्यूजन होता है जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें। अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया है, तो वो कभी भी आप आयरलैंड नहीं बताएंगे। कहाँ बताएंगे? दक्षिण अफ्रीका बताएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर राज्यसभा में नामांकन पूछा जाएगा तो आप आयरलैंड बताएंगे, लेकिन राज्यसभा में निर्वाचन की पद्धति पूछा जाएगा तो आप दक्षिण अफ्रीका बताएंगे। बिल्कुल इसको स्पष्ट कर लें, याद कर लें। एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला और सबसे ज्यादा फंसाने वाला क्वेश्चन यही है। क्लियर है? राज्यसभा का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, लेकिन राज्यसभा का मनोनयन ये आयरलैंड से लिया गया है। बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए, रट लीजिए। क्लियर है? तो एक बार फिर से देखते हैं। डीपीएसपी जो भाग नंबर 4 में है, आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति आयरलैंड से, और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन यानी कि मनोनयन, ये भी आयरलैंड से। लेकिन राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन की पद्धति होगी वो दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है? अब कनाडा के संविधान से ध्यान से सुनिए। अब जो मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, कनाडा का संविधान हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जब हम ये क्लियर कर लिया, हमारे संविधान सभा ने ये मान लिया कि हमें संघात्मक व्यवस्था अपनाना है, और संघात्मक व्यवस्था हमने कहां से लिया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। संघात्मक व्यवस्था हमने भारत शासन अधिनियम 1935 को ही कंटिन्यू रखा। लेकिन जब हम ब्रिटेन की ओर देखते हैं तो ब्रिटेन में संघात्मक व्यवस्था है ही नहीं। ब्रिटेन ने भारत में संघात्मक व्यवस्था लागू किया था 1935 के एक्ट के तहत, लेकिन ब्रिटेन में खुद संघात्मक व्यवस्था नहीं है। फेडरल सिस्टम ब्रिटेन में नहीं है। वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम, सॉरी, वहां पे संसदीय, क्या बोलते हैं उसको, संघात्मक व्यवस्था नहीं है। संघात्मक का उल्टा क्या होता है? एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक यूनिटरी व्यवस्था कहते हैं इसे। एकात्मक, ठीक है। तो ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था है ना, और हमारे यहाँ क्या है? संघात्मक व्यवस्था है। तो ब्रिटेन ने खुद अपने देश में संघात्मक व्यवस्था नहीं लागू किया, लेकिन भारत में संघीय व्यवस्था को लागू कर दिया 1935। क्यों? क्योंकि भारत काफी बड़ा था, इसे एक सेंटर के द्वारा पूरे भारत में शासन व्यवस्था स्थापित नहीं किया जा सकता था। तो इसलिए इन्होंने 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था लागू कर दिया। तो कभी भी संघात्मक व्यवस्था पूछेगा, आप क्या बताएंगे? ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूं, कंफ्यूजन होता है। इसलिए अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि संघात्मक व्यवस्था हमने कैसे लिया, तो भारत शासन अधिनियम 1935। लेकिन संघात्मक व्यवस्था का स्ट्रक्चर हमने कहां से लिया, तो वो 1935 नहीं बताएंगे, क्योंकि उसमें हमने चेंज किया, काफी हद तक चेंज किया। और चेंज करके क्या किया? यहां पर जो केंद्र है, केंद्र को हमने काफी स्ट्रांग बना दिया। जब हम अमेरिका की ओर संघात्मक व्यवस्था के ओर देखते हैं, अमेरिका की जो संघात्मक व्यवस्था है, तो वहां पर केंद्र और राज्य दोनों ही पावरफुल हैं और दोनों ही एक दूसरे के कंपटीटर हैं। केंद्र और राज्य दोनों लगभग बराबर के पावर रखते हैं। लेकिन हमारे यहां जो संघात्मक व्यवस्था है उसमें केंद्र को वरीयता दी गई, केंद्र को मजबूत बनाया गया, और यह केंद्र का मजबूती उस टाइम जरूरी भी था, क्योंकि भारत को एकीकृत करना, क्योंकि बहुत सारे देसी राजे रजवाड़े थे जो भारत के साथ नहीं रहना चाहते थे। 565 देसी रियासतें थी, और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके साथ जो मेनन साहब थे उनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने भारत का एकीकरण किया, और जब भारत का एकीकरण किया तो हमारे यहाँ जरूरी था कि हम केंद्र को मजबूत बनाएं। अगर कोई राज्य भारत से अलग होना चाहता है तो कभी भी अलग ना हो, जबकि अमेरिका के संविधान में यह व्यवस्था था। तो ब्रिटेन में संघात्मक व्यवस्था ही नहीं है, और अमेरिका में लगभग दोनों स्ट्रांग हैं, बराबर हैं, ब्रिटेन और राज्य, सॉरी, केंद्र और राज्य, है ना। अमेरिका में केंद्र और राज्य दोनों लगभग बराबर हैं। तो हम न तो ब्रिटेन में ही नहीं है, अमेरिका में बिल्कुल हम राज्यों को भी वही अधिकार नहीं दे सकते, और इसलिए हमने क्या किया कि भैया ये कनाडा से ले लिया। ठीक है,
कनाडा। कनाडा में ऐसी व्यवस्था है कि केंद्र काफी स्ट्रांग और राज्य कमजोर, इसलिए सशक्त केंद्र कभी भी आपसे पूछा जाएगा, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, तो हम बताएंगे कनाडा। और जो चीजें केंद्र को मजबूत बनाएंगी वो सारी चीजें कनाडा से। जैसे अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये क्या करता है? केंद्र को मजबूत बनाता है। तो ये भी मैं आपको ये बता रहा हूं कि रटना ना पड़े, समझ लीजिए एकदम अच्छे से। थोड़ा सा भले टाइम लगे, आपको लगे कि सर जी क्या बता रहे हैं, फटाफट याद करवा, तो वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन एक बार समझ लेंगे तो आपको हमेशा एग्जाम में बैठे रहेंगे तो रट्टा नहीं मारे हैं तभी आपको याद रहेगा। तो देखिए, केंद्र को मजबूत बनाया जाना भी कनाडा से, और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में है, तो इसका मतलब ये भी केंद्र को मजबूत बनाता है, तो ये भी हमने कनाडा से लिया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, ये क्या करता है? अगर केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो ये क्या समझ में आता है? ये समझ आता है कि केंद्र काफी स्ट्रांग है ना, क्योंकि राज्य का जो औपचारिक प्रमुख है वो केंद्र द्वारा नियुक्त हो रहा है भाई। जो राज्य का औपचारिक प्रमुख है, सोचिए राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। और राज्यपाल को नियुक्त कौन कर रहा है? केंद्र सरकार। तो इसका मतलब क्या है कि राज्य को तो केंद्र के बराबर अधिकार ही आपने नहीं दिया। तो ये व्यवस्था भी क्या कर रहा है? केंद्र को मजबूत बना रहा है। और ये भी आप याद रखेंगे कि कनाडा से लिया गया है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये क्या है सर? सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को किसी भी मामले में सलाह देने के लिए, मतलब ऐसा प्रावधान किया गया है, लेकिन ये बाध्य नहीं है। तो ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 143 में है, आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये भी हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, तो सर जी ने बता दिया प्रस्तावना की भाषा, लेकिन प्रस्तावना अगर पूछा जाएगा तो अमेरिका से, प्रस्तावना का विचार पूछा जाएगा तो अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची, 3 तरह की सूचियां होती है, आपको पता है। 7वीं अनुसूची है तो उसमें 3 सूची है। एक संघ सूची है या केंद्र सूची कहिए या संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। तो मैक्सिमम जितने भी दुनिया में संविधान है उनके यहाँ 2 ही सूची होती है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 3 सूची, समवर्ती भी है, और वहीं से हमें ये अच्छा लगा, हमने समवर्ती सूची भी बना लिया जिस पर दोनों कानून बनाएंगे, ठीक है। तो समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार, राज्यों में जो व्यापार करने की व्यवस्था है, अधिकार है राज्यों को, और मतलब इस तरीके से व्यापार के नियम है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया हुआ है। वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ठीक है। व्यापार वाणिज्य ये एक ही होना चाहिए। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये एक ही लाइन है पूरा, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पता नहीं कितनी बार ये पूछा गया है, इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। आर्टिकल नंबर 108 के तहत ये कई बार पूछा गया है। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। जर्मनी का वाइमर संविधान, तो यहां पे क्या है? मौलिक अधिकारों का निलंबन के संबंध में आपातकालीन प्रावधान, मतलब जब भी देश में आपातकाल लगेगा, तो 2 आर्टिकल ऐसे हैं, आप आगे पढ़ेंगे। एक है 358 और एक है 359। ये दोनों कहते हैं कि भारत में मौलिक अधिकार समाप्त नहीं, मतलब निलंबित हो जाएंगे। निलंबित, तो मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे। 20 और 21 तो नहीं निलंबित होते, लेकिन निलंबित हो जाएंगे मौलिक अधिकार। तो आगे आप पढ़ेंगे कि ये क्या है, नियम है, कैसे है, कौन कौन से मूल अधिकार रहते हैं, नहीं रहते। लेकिन मूल अधिकारों का निलंबन वाली बात है आपातकाल के दौरान। लेकिन कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि आपातकाल का व्यवस्था कहां से लिया गया है, बता दिया जाता है जर्मनी से, और सही भी हो जाता है, लेकिन वो पूरी तरीके से सही नहीं है। तो आप क्या याद करेंगे? आप याद करेंगे, अगर कभी आपसे पूछा जाए आपातकाल कहां से लिया गया है, आप बताएंगे भारत शासन अधिनियम 1935। अगर 1935 नहीं है तब आप बताएंगे जर्मनी। लेकिन अगर ये लाइन लिखा है तब तो आप पहले ही बार में आप बताएंगे भैया जर्मनी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सोवियत संघ, रूस के संविधान से हमने क्या लिया है? तो मूल कर्तव्य लिया है, जो कि आपको पता है कि बाद में संविधान में लागू किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। प्रस्तावना में न्याय शब्द, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। आपको पता है प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात है। 3 तरह के न्याय हैं, और इनका सिद्धांत भी हमने कहां से लिया है? प्रस्तावना में एक सिद्धांत है ये है, प्रस्तावना में एक सिद्धांत है कि जो बंधुता की बात है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, तो ये सिद्धांत भी है। और ये हमने लिया है जो फ्रांस की क्रांति थी। और ये देखिए, ये हमने सोवियत संघ के संविधान से नहीं लिया है, ये हमने सोवियत संघ की जो क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति। तो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, सोवियत संघ न देकर के एग्जाम में लिखा होता है बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति, यही बोल्शेविक क्रांति ही क्या कहलाता है? रूस की क्रांति कहलाता है, जो कि 1917 में हुआ था, लेनिन के नेतृत्व में, है ना, लेनिन के नेतृत्व में। तो कभी कभी क्या पूछता है कि प्रस्तावना में जो न्याय की बात है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात है, ये कहां से लिया गया है? और उसमें आप याद करेंगे, सोचेंगे कि रूस दिया, और रूस तो है ही नहीं है।
तो आप उस टाइम बताएंगे बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फ्रांस, और यहां पर भी वही मैं बता रहा हूं कि एक तो गणतंत्र व्यवस्था है, ये तो याद कर लेंगे। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श, तो ये भी अगर आपसे पूछा जाए कि कहां से लिया गया है, तो अगर फ्रांस नहीं है तो फ्रांसीसी क्रांति होगा, फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जो आदर्श है, बात है, ये भी फ्रांस से। ठीक है, और दूसरा है गणतंत्र, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, गणतांत्रिक व्यवस्था। ठीक है, आगे है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है? एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, जो 368 में बताई गई है, तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका। और दूसरा जो मैंने अभी बताया था आपको, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और राज्यसभा का मनोनयन कहां से है? आयरलैंड से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जापान, और जापान जो है दोस्तों, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कहां पे है, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 21 में है, आर्टिकल नंबर 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बताई गई है। सर हमने तो नहीं पढ़ा है, हमने तो ये पढ़ा है कि आर्टिकल नंबर 21 कहता है कि प्राण और देह की स्वतंत्रता है, बिल्कुल है, लेकिन जब आप उसको अच्छे से देखेंगे, उस आर्टिकल को देखेंगे, तो वो कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब लोगों को प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता तो है, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है ना, उस पर युक्त युक्त प्रतिबंध है। और क्या है कि अगर कानून द्वारा कोई स्थापित प्रक्रिया की गई है, तो उसके तहत किसी व्यक्ति को फांसी भी दिया जा सकता है, किसी व्यक्ति का प्राण छीन लिया जा सकता है, या किसी को शारीरिक दंड दिया जा सकता है, जैसे जेल में कैद करना क्या है, स्वतंत्रता आपकी बाधित करती है। तो ये है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ये आर्टिकल नंबर 21 में, और ये कहां से लिया गया है? जापान से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यह क्लास आपको पसंद आया होगा, और सच में अगर आपको यह क्लास पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करें। दोस्तों अब तो एक नया ही प्रचलन है, जो कि स्टेटस लगाने की व्यवस्था है, तो आप स्टेटस भी लगा करके, है ना, आपके साथ ही, अगर आप नहीं चाहते कि पर्सनली आप किसी को भेजें, तो आप जहां कहीं भी अपना स्टोरी वगैरह लगाते हैं बिना आपके सपोर्ट के, ये नहीं चलने वाला है। हम लोग मेहनत करेंगे, लेकिन देखिए दोस्तों, जो हम लोग जैसे इस मामले में बड़े कच्चे हैं कि हम लोग लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ उल्टे सीधे बात करें, कुछ गलत कंटेंट परोसें, है ना, तो ये सब थोड़ा, इन सब चीज़ों में अपना हाथ कमज़ोर है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। और दोस्तों, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके भी अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए होगा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।